तो आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। दो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए पहले बात करते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। हमें पता है कि बॉइलिंग का मतलब क्या है। बॉइलिंग का मतलब है कि जब किसी लिक्विड को हम बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तब जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, ये दोनों प्रेशर जब इक्वल हो जाएंगे तब इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमने इसमें बाहर से कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, ये हमारे पास सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट में हमने बाहर से कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो हमें पता है कि अगर किसी लिक्विड में आप बाहर से कोई सॉल्यूट ऐड करते हो तो सपोज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जब आपने कुछ ऐड नहीं किया था, तो मान लेते हैं कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के 10 यूनिट वेपर यहाँ पे आ जाते हैं। कितने यूनिट? 10 यूनिट। और जब आपने इसमें कोई मटेरियल ऐड कर दिया तो माना हमने कि उसी टेम्परेचर पे अब जो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स ऊपर कलेक्ट हुए हैं ये हमें पता है कि अब कम हो जाएंगे, क्योंकि हमने इस बात को समझा हुआ है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो इस तरह से सरफेस में उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं जहां पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हुआ करते थे। तो क्योंकि सरफेस में नंबर ऑफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही कम हैं, तो इस वजह से टेम्परेचर ज़्यादा करने पर, टेम्परेचर उतना ही अगर हम रखें तो जो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो वेपर में कन्वर्ट हो जाते रहे हैं अभी तक, उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हमने किसी सॉल्यूट को ऐड कर दिया तब जो नंबर ऑफ वेपर, अमाउंट ऑफ वेपर जो बना है वो थोड़ा कम हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा? माना कि 8 यूनिट हो जाएगा। ये बिल्कुल हम सपोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ हमारे पास डेटा नहीं है। कम होगा, मान लिया इतना कम होगा। तो अब आप देख सकते हो कि मान लीजिए इस टेम्परेचर पे ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा था, ये इतने अमाउंट ऑफ वेपर इसी के इक्वल प्रेशर जनरेट कर रहे थे। इस वजह से इस टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो गई थी। लेकिन उसी टेम्परेचर पे अब जो नंबर ऑफ वेपर यहां प्रेजेंट है वो कम है, तो इनकी वजह से जो वेपर प्रेशर बनेगा वो भी कम बनेगा। और हम चाहते हैं कि बॉइलिंग हो, तो बॉइलिंग कराने के लिए आपको उतना ही प्रेशर जनरेट करना होगा जितना ऊपर से आ रहा है। तो इसका मतलब फिर आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, और जब ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तब उतना ही वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो बॉइलिंग का डेफिनेशन हम क्या बताएंगे? हम कहेंगे कि यार बॉइलिंग वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर वाला पॉइंट होता है जिसपे कि किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो अब हम बात कर रहे हैं ये जो पूरा हमने फिनोमेनन यहाँ पे समझा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो देखिए ये हमने ग्राफ यहाँ पे बना रखा है। तो हमने इस तरफ ले लिया वेपर प्रेशर और इस तरफ ले लिया टेम्परेचर। हमें पता है कि ये आप मान लीजिए ये तब का ग्राफ है जब हमारे पास केवल वाटर था, और जो दूसरा ग्राफ है इसको मान लीजिए ये तब के लिए है जब हमने उसमें कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिया। हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जब हमने सॉल्वेंट का वो टेम्परेचर जिसपे कि उसका वेपर प्रेशर कितना एक हो जाए? 1 atm हो जाए, तो वो कहाँ पे जा रहा है? इस पॉइंट पे जा रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो कौन सा है? ये वाला है। तो हमने ये प्योर लिक्विड है, इसका वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर ये जनरेट कर देता है 1 atm के इक्वल, माना कि इसका वो वाला टेम्परेचर क्या है? T0B है। बॉइलिंग की बात चल रही तो T0B कर देते हैं। हमने इसमें क्या कर दिया? थोड़ा सा
सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करते ही इसका जो वेपर प्रेशर 1 एटीएम के इक्वल बन रहा था वो मान लीजिए थोड़ा कम हो जाएगा, माना कि 0.8 एटीएम हो गया। तो अब वैल्यू 1 एटीएम से नीचे जाएगी तो हम कहाँ पहुंचेंगे, हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। यहां सेम टेम्परेचर पे अब तो वो सॉल्वेंट नहीं रहा क्योंकि आपने उसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो वो क्या बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। और सॉल्यूशन का उसी टेम्परेचर पे अब जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो कितना बन रहा है करस्पॉन्डिंग, यहां देखेंगे तो ये लगभग 0.8 ये देखिए एटीएम बन रहा है। हम क्या चाहते हैं कि भाई सॉल्यूशन तो बन गया, लेकिन इस सॉल्यूशन का प्रेशर कहां पहुंचे, 1 एटीएम के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और टेम्परेचर सप्लाई करेंगे। हमने कितना सप्लाई किया, डेल्टा टीबी, इतना और एक्स्ट्रा दिया। तो भाई मान लीजिए पहले कितना था, 273.15 केल्विन था, तो हमने 0.4 केल्विन और दे दिया। कितना दे दिया, 0.4 केल्विन। तो अब कितना हो जाएगा, 273.55 केल्विन। पहले इतने टेम्परेचर में 1 एटीएम अचीव हो जाता था, अब इतने टेम्परेचर पे 1 एटीएम अचीव होगा। तो अब ग्राफ को देखिए, ये यहां से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ यहां से आप देख सकते हैं, यहां था पहले, ये इनिशियल पोजीशन थी। जैसे ही नमक मिलाया तो ग्राफ नीचे गिर गया, यहां आ गया। अब हम वापस इसको ऊपर तक ले जाना चाहते हैं, तो अब वापस ये कैसे जाएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। 1 एटीएम हुआ, 1 एटीएम होते ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जितना ज्यादा इसमें सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ही ज्यादा ये वाला डिफरेंस आपको रखना पड़ेगा टेम्परेचर का। तो ये तो हमने पूरी बात समझ ली। अब हम थोड़ा एनसीईआरटी की जो पूरी लाइन है वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं कि क्या इसमें बताया गया है। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें पहले से पता है कि टेम्परेचर अगर हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा वेपर बनेगा, तो ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। इट बॉइल्स एट द टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो ये भी हमें पता है, बॉइलिंग का डेफिनेशन यही होता है। वाटर के लिए बता रखा है कि यार 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373.15 केल्विन पे ये बॉइलिंग करता है। उस टाइम पे जो प्रेशर होता है कितना होता है, 1 एटीएम होता है। बार में अगर एक्सप्रेस करेंगे तो 1.013 बार हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि अगर हमने इसमें कोई नमक या शुगर जैसा कुछ ऐड कर दिया, सॉल्ट या शुगर जैसा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, तब जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वही जब सॉल्ट हमने ऐड कर दिया, ऑफ सुक्रोज इज लेस देन दिस बार, यानी 1 एटीएम से कम हो जाएगा। कितने में, उतने ही केल्विन टेम्परेचर पे। अगर हमने सुक्रोज ऐड कर दिया मान लीजिए तो उतने ही प्रेशर इतने प्रेशर से जितना पहले था 1 एटीएम उससे कम हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल, अगर आप इसको चाहते हो अब ये बॉइलिंग स्टार्ट करे तो वेपर प्रेशर जो है वो 1 इतने बार से ज़्यादा होना चाहिए। और इतने बार से ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाने के लिए आपको अपना टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये जो टेम्परेचर होगा ये हमने जैसा कि ऊपर आपको बताया था लगभग इतना रहता है ज़्यादा। तो अब हम, ये कौन सा टेम्परेचर था, ये वो टेम्परेचर था, इसको 373.15 समझिए। फिर ये वाला कौन सा टेम्परेचर, ये वाला किसके लिए है, सॉल्यूट के लिए है। ये सॉल्वेंट के लिए है जब पानी अकेला था। और ये वाला किसके लिए, ये सॉल्यूशन के लिए है जब पानी में हमने नमक या शुगर जो भी ऐड कर दिया। कितना हो गया टेम्परेचर, तब हमको कितना ज़्यादा करना पड़ा, ये करना पड़ा 373.55। अब डिपेंड करता है कि कितना हमने 1 मोल ऐड किया, 2 मोल ऐड किया, उसके हिसाब से। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कि कितना टेम्परेचर चेंज करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक हमने जितना रीड किया वो सारी थ्योरेटिकल बात थी, उसमें कुछ भी मैंने थ्योरी में कुछ नया नहीं बताया। जो ग्राफ में था वही सारी बातें वहां लिखी हुई थी। नई बात अब आएगी, क्या बात आएगी, बात यह है
कि भाई एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, इस वर्ड को ध्यान देना, डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन के। मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यार 1 डिग्री का डिफरेंस आ रहा था, डेल्टा टीबी कितना आ रहा था 1 डिग्री, और तब मोलैलिटी था 5 मोलर सॉल्यूशन था। फिर मैं कहूं कि अब बताओ इसको मैं चेंज करके 10 मोलर सॉल्यूशन बना दूं, तो बताओ टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो क्योंकि हमें पता है प्रोपोर्शनलिटी वाली बात है, तो ये जस्ट डबल हुआ है, इसको डबल कर देंगे। तो भाई ये आपको ये है जिस पे बेस अब आपके सारे क्वेश्चंस होंगे क्या, कि जो यार टेम्परेचर का डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसके मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे। और भाई साहब ये जो कांस्टेंट है खतरनाक कांस्टेंट है, क्या क्या नाम इसको दे दिया है, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये हो गई भाई बात। अब जो है दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, एक तो यूनिट, तो यूनिट में ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले से बता सकते हैं। ये भाई बात अब दिमाग में बिल्कुल बिठा लेनी है। क्या बोला जा रहा है, वैल्यूज ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब आप वाटर सॉल्वेंट की तरह से ले रहे हो, या बेंजीन ले रहे हो, या और कोई दूसरा सॉल्वेंट ले रहे हो, ऑयल ले रहे हो कोई, तो भाई सबके लिए ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यूज अलग अलग होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वाटर के लिए 1 डिग्री में मोलैलिटी, इतनी मोलैलिटी में इतना टेम्परेचर है, तो ये जो है ये आपके लिए हर अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा। अब देखिए, अब भाई ये जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब इसी को हम कैसे लिख देंगे, ये देखिए, नंबर ऑफ मोल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। किसके लिए है ये सॉल्यूट के लिए है। अच्छा, नीचे क्या है भाई, ये जो नीचे है ये सॉल्वेंट के लिए है। सॉल्वेंट का मास कितने में, अगर ग्राम में लिया है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। ये 1000 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया पहले से, इसका मतलब ये जब W1 है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट का मास है ग्राम में। तो आप ये सब, क्योंकि हमने इसको बहुत डिटेल में, मोलैलिटी वगैरह को हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है, तो मेरा ये सजेशन है कि इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्मूले को बिल्कुल याद आपको करना ही नहीं है। आप बस केवल ये जो बेसिक फॉर्मूला है ये आप अपने दिमाग में रखिए। ये जो बेसिक फॉर्मूला है आप इसे बस केवल अपने दिमाग में रखिए, बस इसे बस आपको केवल अपने दिमाग में रखना है। इसी से हमारे सारी चीजें हो जाएगी। मोलैलिटी को एक्सपैंड करके हम एक्चुअली यहाँ पे करना क्या चाह रहे हैं, हम करना ये चाह रहे हैं कि जो चुटकी आपने डाली है, चुटकी भर जो आपने जो भी नमक डाल दिया, शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, जो भी डाला है, उसका मोलर मास पता करने के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ डिराइव कर दिया है। तो इस डेरिवेशन को याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, आप केवल बेसिक फॉर्मूला जो है उसे याद करें। अब देखिए, जैसे हमने ये देखा कि यार वाटर में अगर कुछ भी मिला दो, कुछ भी सॉल्यूट ऐड कर दो, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। उसी तरीके से जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये आइस रखा हुआ है, ठीक है भाई। अब ये जो आइस है इसका टेम्परेचर हमको बताया गया -1 डिग्री है, ठीक। अब हमने इसमें सॉल्ट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। जब हम इसमें सॉल्ट ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या बताया है, कम होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेल्सियस वाटर के लिए होता है, कम होगा, -1, और हमने काफी सारा ऐड किया तो हो सकता है ये -2 डिग्री सेल्सियस इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाए।
और इसका जो हम जिस मशीन में हमने इसको रखा हुआ है वो मशीन कितना टेम्परेचर इसका रखती है, -1 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास एक छोटा फ्रिज है और ये जो छोटा फ्रिज है इसका टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट फिक्स है, कितना रहेगा, -1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैं इसमें कुछ आइस क्यूब रखता था और ये आइस क्यूब हमेशा आइस की फॉर्म में ही मेरे को मिलती थी। वाटर जो मैं अंदर रखता था हमेशा आइस की फॉर्म में मिलता था, लेकिन किसी दिन किसी ने इसमें बहुत सारा सॉल्ट ऐड कर दिया। अब जब मैंने अपने मशीन को खोला तो मशीन का टेम्परेचर कितना है, वो तो बाय डिफॉल्ट -1 डिग्री ही रहेगा, लेकिन उसकी अंदर जो आइस है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो पहले 0 हुआ करता था अब वो कितना हो गया, -2 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, सारी की सारी आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक, अब देखिए ऐसा है कि जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किया था ऐसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिफाइन करेंगे। हमने बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला, हमने कहा कि यार किसी भी लिक्विड का वो वाला टेम्परेचर जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो भाई हम कहेंगे वो क्या है, वो बॉइलिंग पॉइंट है। वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। अब यहां देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सबस्टेंस में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सबस्टेंस। तो भाई सबस्टेंस जैसे मान लो हम ले ले, पानी ही ले लेते हैं, वाटर ले लिया, ये पानी है, ठीक है, ये वाटर है, तो इसका वेपर प्रेशर जब ये 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो ये ज्यादा वेपर बनाएगा। जब ये तुम 10 डिग्री पे कर दोगे तो ये थोड़ा कम वेपर बनाएगा, है ना, क्योंकि टेम्परेचर कम करते जाने पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम होता जाता है, तो वो मूवमेंट नहीं करना चाहेंगे ज्यादा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जब यार 20 डिग्री सेल्सियस था तो जो वेपर बन रहा था, मान लो कि वो 5 यूनिट बन रहा था। जब 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो मान लो कि वो 2 यूनिट हो गया। तो यार जब तुम 2 डिग्री सेल्सियस करोगे, 10 से कितना 2, तो हो सकता है ये 0.4 हो जाए, मान लिया ऐसे ही रैंडमली हमने कुछ वैल्यू ले ली है, सपोज कर लिया। अब एक टाइम आएगा और हमें डेटा दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होता है उसका कितना होता है वेपर प्रेशर, तो हमें बता रखा है कि यार इतना होता है 0.25। तो अगर तुमने इसके टेम्परेचर को और कम किया, 2 डिग्री सेल्सियस अगर 0 डिग्री सेल्सियस हुआ तो इसका ये जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तब हम इस लिक्विड को क्या बोल देंगे, इस लिक्विड के उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर उतना ही हो जाता है जितना कि इसके सॉलिड फॉर्म में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसमें किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो सॉलिड के इक्वल हो जाता है, वो उसके सॉलिड के इक्वल हो जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस वो स्टेट है जिसमें आइस से जो वेपर बन रहा है और वाटर से जो वेपर बन रहा है, दोनों की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वो सेम। ठीक, वही बात यहां दी हुई है। क्या कह रहे हैं कि वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सबस्टेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। ठीक भाई, अच्छा अब समझिए बात को। जब हम किसी भी सॉल्वेंट में कुछ भी ऐड करते हैं तो जो उसका वेपर प्रेशर होता है उस पर क्या फर्क पड़ता है, कम हो जाता है। आप अगर सॉल्वेंट को सॉल्यूशन बना दोगे तो जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो पहले ज्यादा था वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा भाई, तो कोई सॉल्वेंट जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना वेपर प्रेशर बना रहा था वो उतना ही था जितना कि आइस का होता था। अगर हमारे पास कोई लिक्विड है और वो लिक्विड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे उतना वेपर बना रहा था जितना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे इसी सॉल्वेंट का सॉलिड फॉर्म बनाता है।
तो हम कह देंगे ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। लेकिन तुम जैसे ही इसमें क्या डाल दोगे, जैसे इसमें सॉल्ट ऐड कर दोगे, यानी इसको आप सॉल्यूशन बना दोगे, तब आप देखोगे कि इसका जो वेपर प्रेशर है वो तो कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो भाई किसके इक्वल होना चाहिए था? सॉलिड फॉर्म के इक्वल होना चाहिए था। तो सॉलिड फॉर्म का जितना वेपर प्रेशर बन रहा था अब उतना कहाँ बन रहा है? तो अब इतना बनाने की हमें क्या करना पड़ेगा? इसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। कैसे, एक बार समझिए, यहां ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये अपने पास ग्राफ है, थोड़ा सा इसको कलरफुल करते हैं। ये सॉल्वेंट है अपना, ये सॉल्वेंट है, ठीक है भाई, और ये बन गया सॉल्यूशन, ठीक। अब इधर हमने वेपर प्रेशर ले रखा है और इधर टेम्परेचर ले रखा है, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लिक्विड था उसका वेपर प्रेशर मान लीजिए कितना था, तो हम देख लेते हैं भाई। तो पता चला कि यार इसका वेपर प्रेशर सपोज हमारा 7 यूनिट, ऐसे ही हमने ले लिया रैंडम, कोई हमारे पास डेटा ऐसे फिक्स नहीं, ऐसे ले लिया समझने के लिए। अब इसमें हम दूसरा लिक्विड हमको एक दिया गया, बोला कि ये वो लिक्विड है, एक हमारे पास पानी है। ये पानी का टेम्परेचर कितना है अभी? तो पानी का टेम्परेचर मान लीजिए कि यहाँ पास है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमको साथ में एक दूसरा लिक्विड दिया गया, बोला इसमें नमक ऐड किया है, ठीक है, नमक ऐड किया है। तो पानी जो अकेला है और जो लिक्विड जिसमें नमक डाल दिया गया है, पानी का 10 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर कितना है? तो पता चला 10 यूनिट है। और दूसरा जो लिक्विड है उसका कितना है? तो पता चला कि भाई इसका तो 8 यूनिट है, ठीक। हमें कहाँ पहुंचाना है? हमें 7 यूनिट पे। ये वाली जो वैल्यू है इसको मान लीजिए 7 यूनिट है, ठीक है। तो भाई ये जो वाटर है इसका हमने टेम्परेचर कम करना स्टार्ट किया, 10 डिग्री से 8 से फिर 7, ऐसे करते करते हम कहाँ तक लिया है? 0 तक लिया है। ये मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर कितना बन गया? 7 यूनिट बन गया। और इतने में ये किस में हो गया? फ्रोजन स्टेट में आ गया, ठीक है भाई। अब हमसे कहा गया कि यही काम आप इस सॉल्यूशन के साथ करिए। ये जो सॉल्यूशन, इसमें क्या ऐड किया गया है? नमक या कुछ भी डाल दिया। इसको भी हमने उसी प्रोसेस से किया और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस सॉल्यूशन, उस लिक्विड में क्या, हम यही मान रहे पानी है वो, ठीक है। अब आप टेम्परेचर कम करने लग गए। पहले तो आपने पहले ही मेजरमेंट नहीं किया, नहीं तो आपको पहले ही पता चल जाता कि यार इसका 8 कैसे आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। मान लीजिए आपने नहीं किया, आप यही मान रहे थे कि बस थोड़ा सा टेम्परेचर कम करेंगे बात बन जाएगी। तो आपने इसका टेम्परेचर कम किया और कहाँ तक कम किया? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आपने देखा यार अभी इसका कितना वेपर प्रेशर बन रहा है, तो यार ये कहीं 5 में जा रहा था। और करना कितना था? हमको 7 करना था, क्योंकि 7 किसका होता है? 7 फ्रोजन स्टेट वाले का होता है। तो आपने कहा ये क्या चक्कर यार। तब आपने कहा चलो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा रेगुलेट कर देते हैं। तो आपने अपनी मशीन को रेगुलेट किया और टेम्परेचर और लो करना स्टार्ट किया। तो पता चला आपने 0 के बाद भी कहाँ तक ले गए? माना कि -2 डिग्री सेल्सियस तक। तो फिर आपने मेरे को बताया कि यार तुमने जो मुझे लिक्विड दिया था एक्चुअली उसमें कुछ ऐड कर दिया था तुमने, या तो सॉल्ट ऐड किया था या शुगर ऐड किया था। और इन दोनों की वजह से, इन दोनों कुछ भी ऐड किया था, इसकी वजह से जो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाना चाहिए था, तो क्योंकि वो उतना वेपर क्रिएट नहीं कर पा रहा था जो कि इक्वल हो जाए जितना कि सॉलिड फॉर्म में होता है, तो यार उसको मैंने टेम्परेचर कहां तक गिराया? -2 डिग्री सेल्सियस तक। तो यार ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि तुम कितना इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहे हो। यानी जिस तरह से ऊपर हमने अभी देखा डेल्टा टी बॉइलिंग वाला जो था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था? मोलैलिटी के। तो इसी तरह से जो डेल्टा टी एफ है फ्रीजिंग वाला, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोलैलिटी के। बस भाई इतनी सी बात है,
डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में इतनी सी केवल बात है। अब देखिए इसका भी उसी तरीके से फॉर्मूला है, ये रहा। डेल्टा टी एफ क्या है? डेल्टा टी एफ है कि फाइनल वाली वैल्यू, सॉरी सॉल्वेंट वाली ये वाली है, और डाइल्यूट आइडियल सॉरी डायरेक्टली, हाँ ये रहा। टी स्टैंडर्ड एफ क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट के लिए, तो ये प्योर वाला हो गया, और ये जब हमने उसमें सॉल्यूशन बना दिया तब वाला है, ठीक है। तो प्योर वाला 0 है, सॉल्यूशन वाला कितना हो जाएगा? मान लीजिए -2। तो इस तरीके से आप डिफरेंस कितना देखोगे? 2 का डिफरेंस देखोगे। 0 से अगर -2 पहुंच रहे हो तो डिफरेंस इतने का आ जाएगा। तो एक ये वाली बात हो गई। दूसरा ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा का वैसा है कि भाई टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा फ्रीजिंग पॉइंट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, ठीक। और मोलैलिटी में फिर जो के एफ कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमने लगाया है, इसको हमने बोला ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और ये किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। क्या के एफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है? नहीं, ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको क्या बोल दिया? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दिया, डिप्रेशन कांस्टेंट बोल दिया, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल दिया, क्योंकि टेम्परेचर कम वाला है इसलिए। तो ये है भाई इस जो ग्राफ था इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको ये जो मैंने बताया दोनों ही टाइप, ये दो हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि दोनों ही जो हमने टॉपिक आज पढ़े, ये दोनों ही टॉपिक किस पे डिपेंड कर रहे थे? ये इस पे डिपेंड कर रहे थे कि हम सॉल्यूट कितना ऐड कर रहे हैं, ठीक। ना कि इस पे डिपेंड कर रहा था कि क्या ऐड कर रहे हैं। इससे मतलब नहीं है कि सॉल्ट ऐड किया या शुगर ऐड किया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर दोनों के सेम है तो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने सुक्रोज तुमने सॉल्ट लिया है या तुमने शुगर क्या लिया, इससे फर्क ही नहीं पड़ता भाई। तुमने क्लोरीन ऐड कर दिया कि तुमने ब्रोमीन ऐड कर दिया। क्लोरीन का कहो कि ब्रोमीन का साइज सर ज्यादा है तो उसका कुछ अलग इफेक्ट आना चाहिए, क्लोरीन का अलग आना चाहिए, नहीं, इन सब से कोई मतलब नहीं। पार्टिकल एक क्लोरीन की बात केवल इंडिविजुअल एक पार्टिकल की है, नंबर्स की है केवल, बस। तो हमने उन प्रॉपर्टीज को अभी स्टडी किया जो किस पे डिपेंड करती हैं? सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, ना कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, उसका साइज क्या है, इस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।